हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं ईएम वेव। उम्मीद है अब आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग टॉपिक अपना रिवाइज कर रहे होगे। ईएम वेव से एक क्वेश्चन तो मान लो कि आपका आएगा। अच्छा, क्वेश्चन और टाइप डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब कई सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर अब क्रैश कोर्स के बाद हमें कैसे तैयारी करनी है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। अब आगे आप लाइव सेशंस में क्या करोगे, ठीक है ना। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सबको लेकर के एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको आगे की स्ट्रैटेजी बताऊंगा और आगे आपने कैसे तैयारी ऑन रखनी है, ठीक है ना, बिना सुस्त हुए। क्योंकि इस वक्त अगर आप ढीले पड़ गए, ठीक है ना, मन तो नहीं लग रहा होगा कि, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा ना नीट का एग्जाम कब कितने दिन बाद है। बट यही वो टाइम है जिसमें आप अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन एंड आंसर जो भी आप लोग मेरे से पूछ रहे हो, उन सब के आंसर मैं आपके करूंगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही रहने वाला है, उसमें स्ट्रैटेजी पर हम लोग काम करेंगे। ईएम वेव पे अब वापस से लौट करके आते हैं। तो तैयारी ढीली मत पड़ने देना, तैयारी जोश के साथ और पूरे सही तरीके से करना, क्योंकि किस वक्त भी एग्जाम हो हमें हमेशा रेडी रहना है उसके लिए, ठीक है ना। और ये टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करो। तो अब ईएम वेव पर हम आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 4 जगह होती है जहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। पहली जगह जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन, एनर्जी डेंसिटी और एवरेज इंटेंसिटी, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, इस पे इस साल आ जाना चाहिए क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन जो रहता है वो क्वेश्चन आपका रहता है जिसमें आता है हमारा कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट। 2019 में आ चुका, तो दोबारा आने का चांस नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आपका रहता है मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फॉर्मूला बेस्ड होता है, सीधे फॉर्मूला, बस इससे के फालतू कुछ नहीं पूछते, फालतू पूछा जाता है आईटी एडवांस के अंदर। तो ईएम वेव के अंदर तीसरा टॉपिक आपका मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तीसरा टॉपिक हुआ। चौथा टॉपिक जो कि आप बहुत आराम से अपने आप कर सकते हो, बट मैंने इसमें किया हुआ है, उसको भी हमने कंटेन किया हुआ है। चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, जिसमें से हमारा थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो इन 4 टॉपिक से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई एक क्वेश्चन आएगा, हाँ, जिसमें मैक्सवेल इक्वेशन इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसकी थ्योरी पढ़ना। तो पहले थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो ये मोर ओवर आप ये मान करके चलो कि एक क्वेश्चन फ्री का क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने वाला है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर को, ध्यान से सीखना इसको। पहले ईएम वेव की बेसिक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये जो आप येलो कलर से देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। एक बात का ध्यान रखना, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। दोनों सेम फेज से जर्नी स्टार्ट करते हैं, हाँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, वो फेज डिफरेंस नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन जो कि ऑसिलेट कर रही है वाई एक्सिस की तरफ, अगर हम देखेंगे, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है, तो वो बिल्कुल वही इक्वेशन होगी जो आपने मेरे से सीखी थी ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव की, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहाँ ए उसका एम्पलीट्यूड इंडिकेट करेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के एंगुलर वेव नंबर, ओमेगा का फॉर्मूला आपको अच्छे से जानते हो 2 पाई बाई टी, के का फॉर्मूला भी आप अच्छे से जानते हो 2 पाई बाई लैम्डा। हाँ, ओमेगा बाई के वेव स्पीड, यानी स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं बोलूंगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोल सकते हैं, या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो डिपेंड करता है लाइट वेव मीडियम में प्रोपोगेट कर रही है या फिर लाइट वेव वैक्यूम के अंदर प्रोपोगेट कर रही है। तो ओमेगा बाई के सी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि लाइट इज प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम और लाइट इज प्रोपगेटिंग इन एनी मीडियम। तो इन सब चीजों को धीरे 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 करके हम लोग चैप्टर के अंदर क्लियर करते जाएंगे। तो ये लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, सी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये तो सबको पता ही है, खैर 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को बोलेंगे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना चाहते हो तो आपको परमेबिलिटी मीडियम की जो कि हो जाएगी म्यू आर म्यू नॉट, और परमिटिविटी मीडियम की जो कि हो जाएगी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट से आपको डाटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। और यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला तैयार होगा जिसमें वी मीडियम और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट 1 बाय करके हमने इसे सी से रिप्लेस किया, और बाकी जो डाटा है उसको हमने म्यू से रिप्लेस किया। तो अगर आपसे म्यू के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के बारे में कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल करता है, तो म्यू का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी के प्रोडक्ट का आप जब रूट लोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम की वैल्यू मिल जाएगी। छोटे छोटे पर बड़े काम के फॉर्मूले हैं। अब चलते हैं आगे। अगली जो चीज है वो आती है इक्वेशन। तो मैं फेज डिफरेंस की जो आपको बात बोल रहा था कि इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, वो देखो इसकी इक्वेशन
और इसकी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है। डिफरेंस लोगे इनके फेजेस का तो वो फेज डिफरेंस जीरो आएगा। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो 90 डिग्री वाले एंगल को सुन करके कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का, हाँ वो परपेंडिकुलर प्लेन में ऑसिलेट करते हैं पर उनके बीच का फेज डिफरेंस कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। ई नॉट बाय बी नॉट का रेशियो, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो मैं बोलते जा रहा हूँ आप सुनते जाओ और फिर बाद में अपने नोट्स तैयार कर लेना। तो ई नॉट बाय बी नॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बाय मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड ओमेगा बाई के और सी के बराबर सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ये वेव प्रोपगेट कर रही है वैक्यूम के अंदर। अदरवाइज ई नॉट बाय बी नॉट तो सी के बराबर होगा, बट ओमेगा बाई के सी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि लाइट मीडियम में प्रोपगेट कर रही है या लाइट वैक्यूम के अंदर प्रोपगेट कर रही है। ये सब चीजें पहले सुनो, आराम से ऑब्जर्व करो, फिर इस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। अच्छा अब आगे चलते हैं, बट आगे चलने से पहले एक बार इक्वेशन अच्छी तरह देख लो। यहाँ माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि वेव हमने मान लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपगेट कर रही है। अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाती तो ये आ जाता प्लस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस की तरफ, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में और लाइट प्रोपगेट कर रही है हमारी एक्स एक्सिस की तरफ। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे न्यूमेरिकल आपको आगे मिलेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स, अब इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे लगेगी, जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। मैक्सिमम तब लगेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ई नॉट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स अगर पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला हो गया क्यू ई नॉट। तो मान लो, अब ये वैसे सवाल सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे भी हो सकता है, मान लो एक चार्ज को हमने ईएम वेव की प्रेजेंस पे रखा, अब कोई पूछे कि उस पर लगने वाली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी, तो एक बार तो सुन के चकरा जाएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से आ गई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी जिसका फॉर्मूला होगा क्यू ई नॉट। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ये लग भी सकती है नहीं भी लग सकती है, ये लॉरेंट फोर्स है जिसका फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा था। अब V और B अगर पैरेलल हो गए, ठीक है ना, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है उसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल अगर चला तो कोई मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर नहीं लगेगी। हाँ अगर कुछ उससे अलग एंगल पर चला तो जरूर लगेगी, 90 डिग्री पर चला तो मैक्सिमम लगेगी। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगी मूविंग चार्ज पर जब चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, और इसका फॉर्मूला हमारा क्यू वी बी नॉट। इस पे न्यूमेरिकल आपको आगे मिलेगा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनेगा, कारण कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल अभी तक पूछा नहीं गया, इसलिए अगर पूछ लिया गया तो फंस जाओगे, तो उसके लिए मैंने इसको न्यूमेरिकल को आगे रखा हुआ है। अब चलते हैं आगे। अच्छा अब ये थोड़ी बहुत थ्योरी आप जरूर देखते रहना, ध्यान से सीखते रहना। तो अभी तक की एक बार समरी ले लेते हैं। ई नॉट बे बी नॉट सी के बराबर होता है, ओमेगा बाई के सी के बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड लाइट वैक्यूम में प्रोपगेट कर रही है या मीडियम में चल रही है। अगर वैक्यूम में चल रही है तो ओमेगा बाई के सी हो जाएगा, और अगर मीडियम में चल रही है तो ओमेगा बाई के वी हो जाएगा, जहाँ वी को हम सी बाई म्यू डालेंगे। ये अभी तक की समरी है। अब दूसरा पॉइंट, इस वेक्टर को जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। इस पे भी थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या बताता है। पॉइंटिंग वेक्टर लाइट का प्रोपगेशन का डायरेक्शन देता है, ठीक है ना। तो लाइट के प्रोपगेशन का डायरेक्शन ई को बी की तरफ घुमा करके, ये वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना। तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करें तो ऐसा करने पर हमें, और म्यू नॉट से हम डिवाइड करें तो ऐसा करने पर हमें पॉइंटिंग वेक्टर मिलेगा, यानी हमें वो डायरेक्शन मिलेगा जिस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट कर रही है। इस पॉइंटिंग वेक्टर का अगर कोई आपसे यूनिट पूछ ले क्या जवाब दोगे, तो वो जवाब ही नहीं देते बनेगा, क्योंकि पता ही नहीं होगा तो कहाँ से जवाब दोगे। तो ये जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया। इस हिसाब से इसका यूनिट हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर एग्जामिनर आपसे यूनिट एंड डायमेंशन, उसका लेक्चर आगे आने ही वाला है, ठीक है, मैंने बोला ही था मैं आपको क्रैश कोर्स से अलग हट करके लेक्चर दूंगा। तो अभी आप ईएम वेव देख रहे हो, फिर मैं वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और फिर यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर रहेगा। हाँ आराम से चलो, इतनी भी जल्दी अभी है नहीं हमें, तो आप आराम से सीखते चलो, एक एक क्वेश्चन अपना तैयार करते चलो इससे। तो पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अच्छा ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप यहाँ पर ध्यान से देखना। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये आप समझिए। एंड यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर्स आर जूल
पर सेकेंड विच बिकम्स वॉट, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो पॉइंटिंग वेक्टर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बताता है और इसका मैग्नीट्यूड हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देता है और ये वेक्टर फॉर्म में लाइट के प्रोपगेशन के डायरेक्शन को बताता है। तो ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, इंटेंसिटी निकालने के हमारे पास और 25 तरीके, वो आगे आपको सिखाऊंगा। तो चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट है अब ये देखो फॉर्मूला की एकदम से बाढ़ आ जाएगी। फिर से समरी ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। ई नॉट बाय बी नॉट सी के बराबर होता है, ओमेगा बाय के वी के बराबर होता है। वी सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड। लाइट वैक्यूम में चल रही है, या ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि 3 से 4 बार बताऊंगा तो एक बार तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक की समरी, ई नॉट बाय बी नॉट सी के बराबर होता है, ओमेगा बाय के वी के बराबर होता है। अगर लाइट वैक्यूम में चल रही है तो हम वी को सी के बराबर डाल देंगे, नहीं चल रही तो सी बाय म्यू के बराबर डालेंगे। तीसरी चीज जो हमने अभी सीखी, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर हमें लाइट के प्रोपगेशन के बारे में बताता है कि लाइट किस तरफ प्रोपगेट कर रही है। फॉर्मूला ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। इसका मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी होता है, ठीक है ना, और यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। ये 3 से 4 चीजें अभी तक हम सीख चुके हैं। चौथी चीज यहां पर आती है एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी, जिसका मैं बोल रहा था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा और न्यूमेरिकल आपको इसका हर हाल में आना चाहिए, बहुत आसान होता है, 1-2 स्टेप में न्यूमेरिकल धड़ाम से खत्म। तो वो मैं अभी सिखाऊंगा, बट पहले फॉर्मूले समराइज कर ले। अब देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ क्वेश्चन कान खोल करके सुनना है और आंखें खोल करके देखना है। जल्दबाजी में किया गया काम आपको -1 दिला देगा। अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी में आधी जनता वैसे ही कंफ्यूज रहती है, कुछ भी चला के चले आती है फॉर्मूले। एवरेज एनर्जी डेंसिटी 3 तरीके की होती है, अब कान खोल के ध्यान से सुनना। एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, या टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड पूछे तो कैसे करना वो सुनो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। एवरेज निकालना है तो ई स्क्वायर का हमें एवरेज लेना पड़ेगा। ई स्क्वायर का एवरेज लेना मतलब साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज लेना, वो आप अल्टरनेटिंग करंट में सीख चुके, उसकी वैल्यू हाफ होती है। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने यहां निकाली हुई है। ई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उसका एवरेज लेके फॉर्मूला याद करो। हाफ नहीं होता, 1/4 हो जाता है। वो इसलिए आ जाता है क्योंकि इसका वैल्यू हाफ हो गया, हाफ और हाफ मिल करके बन गया 1/4। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूले में 4 से 5 बार आपको रिवाइज कराऊंगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डालनी पड़ेगी। इसका आंसर 1/4, नीचे म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। तो पहले इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान रखते हैं। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ नहीं है बेटा, ध्यान रखना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। अब बड़ी मजेदार बात है, बी नॉट की वैल्यू आप उठा करके सब्स्टिट्यूट करो या ई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कहाँ से, ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल टू सी से, तो एक मजेदार रिलेशन आएगा। वो रिलेशन ये आएगा कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड और एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों एनर्जी डेंसिटीज के वैल्यू आपस में बराबर होते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज डेंसिटी अगर आप जानते हो तो उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है, एवरेज, ध्यान रखना। टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालोगे तो सम करना पड़ेगा, सम करोगे तो दैट मीन्स वो डबल हो जाएगा क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। और फाइनल फॉर्मूला जो हमारे पास आएगा वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इसलिए बोल रहा हूँ कान खोल करके सुनना है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। तो अब वापस से समरी लेते हैं, है ना, मजेदार खेले, इसी तरीके से देखते चलो, सीखते चलो, याद हो जाएगा। तो वापस से शुरू करते हैं। ई नॉट बाय बी नॉट, चलो बोलते भी जाओ, ई नॉट बाय बी नॉट सी के बराबर होता है, ओमेगा बाय के वी के बराबर होता है, वी हो गया सी बाय म्यू। अगर लाइट वैक्यूम में चल रही है तो वो वी सी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, इसका डायरेक्शन हमें लाइट का प्रोपगेशन का डायरेक्शन देता है। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड हमें इंटेंसिटी के बारे में बताता है। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4, हाफ नहीं है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर विद मैग्नेटिक फील्ड 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी डेंसिटी इन दोनों का सम, दोनों बराबर होते हैं तो सम होने पर वो आधा हो गया, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ये आ गया
हमारा अभी तक का सारा फॉर्मूला, जिसको मैंने एक बॉक्स के अंदर यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, बट आपको अब अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। तो ये 4 तरीके की चीज़ें जो हम लोगों ने अभी तक, ये पूरे हमारे अभी तक के लेक्चर की समरी है। अब लास्ट फॉर्मूला फिर न्यूमेरिकल, एवरेज इंटेंसिटी। देखो कहाँ से कहाँ तक चल के आए, ई नॉट बाई बी नॉट सी के बराबर हो गया। स्पीड ऑफ लाइट समझ गए हम किसके बराबर होता है, ठीक है ना, v हम समझ गए ओमेगा बाई के बराबर होता है। पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी बताता है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की पता है 1/4 होती है, मैग्नेटिक फील्ड की पता है 1/4 होती है, टोटल पता है हाफ होती है। ऐसे याद किया जाता है, ठीक है ना, तब याद रहता है। तो एक चार्ट पे सारे फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है ना, फिर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ना। अब हम निकालने जा रहे हैं एवरेज इंटेंसिटी। एवरेज इंटेंसिटी ये पूरा डिराइव किया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक इंटेंसिटी आप कैसे निकालोगे। इंटेंसिटी क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो उसे निकालने के लिए एवरेज एनर्जी ली, इनटू वॉल्यूम किया, इनटू ये सारा तामझाम किया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला। याद ही करना है, कोई डिराइव नहीं करना आपको। उसका फॉर्मूला यूसी। आपको यूसी क्या मतलब, यूसी मतलब आप देखो, ठीक है ना, आपको इसका मतलब कि हम कहाँ से देखे जा करके, तो याद करने का तरीका है। तो एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला है यूसी। अब आप कहोगे यूसी क्या है, तो देखो इधर यू है एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो उसको यू बोल दिया, और सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर कोई पूछे यार इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू बताओ, कहना यू सी, ठीक है ना। आप देखो अपने आप जा करके, तो आपको याद भी रहेगा और आप फॉर्मूला भी आराम से चला लोगे। तो एवरेज इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया यू सी, और यू का वैल्यू हमें बताइए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर इनटू, बस खाली हमने सी कर देना है, हमें एवरेज इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो अब तो 5 चीज़ें तैयार हो गई, पंच तैयार हो गया। आ जाओ फिर से रिवाइज करें। ई नॉट बाई बी नॉट सी के बराबर, ओमेगा बाई के वी के बराबर, पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, इसका मैग्नीट्यूड एवरेज, इसका मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी बताएगा, डायरेक्शन लाइट का प्रोपगेशन बताएगा। एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4, मैग्नेटिक फील्ड 1/4, टोटल हाफ हो गया ना याद। 5वां एवरेज इंटेंसिटी यूसी, आप देखो, ठीक है ना, और उसका फॉर्मूला हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। तो हो गए 5 चीजें तैयार। अब इससे एक सवाल आपका मिलेगा। अब सवाल पे चलते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले वापस से मैंने एक जगह पर लिख दिए हैं, ठीक है, बट आपको याद करा दिए, तो इसलिए अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी चीज आपको आती है। चलते हैं अब हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखो इस तरीके का न्यूमेरिकल ये आए हुए काफ़ी टाइम हो गया नीट के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट करके चलो भाई, 2020 के एग्जाम में, अरे कभी तो होएगा, आएगा। अब आप भी बोर हो गए हो, कब होगा कब होगा, अरे कभी तो होगा, जब होगा तब तो देके आओगे, ठीक है ना। और ये इस तरीके का न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट करो। अब ये न्यूमेरिकल कह क्या रहा है, पहले एक बार सारा डाटा अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करो, ठीक। अच्छा, एक दो चीज़ें इंटेंसिटी हो या एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो, देखते वक्त इंपॉर्टेंट है वो सुननी है। लाइट कौन से मीडियम में प्रोपगेट कर रही है, ईएम वेव कौन से मीडियम में है, वैक्यूम में तो बड़े मजे हैं, वैक्यूम में नहीं है तो वो ध्यान रखना है कि फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का फॉर्मूला सी बाय म्यू होगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें नेगेटिव करने से बचाएंगी, तो इसको आप देखते चलना। तो अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ठीक है ना, इसको देखते हैं। अच्छा, ईएम वेव के टेस्ट के अंदर बड़े कमाल के न्यूमेरिकल मैंने रखे हैं, ठीक है ना। आपको कोई किताब करने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर छानने की जरूरत नहीं है आपको। प्रॉब्लम जो ईएम वेव वाला टेस्ट है ना, वो अच्छी तरीके से कर जाओ, ठीक। आपका ईएम वेव का एक सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो टेस्ट बड़ा अच्छा सा प्रिपेयर किया हुआ है, तो वो आप अपना टेस्ट सीरीज में से उसके क्वेश्चन कर लेना। और अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रखी तो आपके पास जो भी बुक्स है, ठीक है ना, आप उससे ईएम वेव की तैयारी कर सकते हो। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। ये कह रहे हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ई नॉट का वैल्यू दे रखा है 1 वोल्ट पर मीटर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इतना, द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग जेड एक्सिस, तो वेव चल रही है जेड एक्सिस पर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक्स और वाई में से किसी एक एक्सिस की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक एक्स की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड वाई की तरफ, या फिर वाई और एक्स। अच्छा, पूछा क्या गया, द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो एवरेज एनर्जी मैंने क्या कहा था, कान खोल के सुनना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल नहीं पूछी गई, इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड। अब सोचो जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता वो तो उठा के हाफ चिपका के चला आया, मिलेगा हाफ नहीं मिलेगा, -1 मिलेगा उसमें। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी associated with electric field 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो 1/4 तो पढ़ा रहने दो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते ही हो कितना होता है एप्सिलॉन नॉट, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड की वैल्यू वो भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1, तो फाइनली रिजल्ट आ गया 2.21 इंटू 10⁻⁻12। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट हो जाएगा जूल पर मीटर क्यूब।
तो ये हो गया इसका एसआई सिस्टम में यूनिट जूल पर मीटर क्यूब। आप ऑप्शन मिलाओगे 2.21 इंटू 10 की पावर -12, ए ऑप्शन आपको आराम से मिल जाएगा। तो देखा सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, पता हो तो 4 नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं आगे। ये कह रहा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हमें ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ट्रैवल इन फ्री स्पेस। लो भाई गारंटी हो गई कि ईएम वेव यहां पर वैक्यूम में प्रोपगेट कर रही है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, और वेव एक्स की तरफ जा रही है, ठीक है। अ पर्टिकुलर पॉइंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है 6.3, और वेक्टर फॉर्म में दे रखा है जे कैप की तरफ, तो वेक्टर तो हमें चाहिए नहीं। तो इससे हमें ये पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पर है, और वेव अपनी जा रही है एक्स एक्सिस की तरफ। यूनिट इसका हो गया वोल्ट पर मीटर। करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमें बताना है, ठीक है ना। और ऑप्शन में देखोगे तो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ दिया गया है, तो कैसे निकालोगे, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी। ई नॉट की वैल्यू हो गई 6.3, सी अपना स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर 3 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल्स टू बी नॉट। तो बी नॉट की वैल्यू आ गई मेरे पास 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8, और यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का हो गया टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो सिंपल फॉर्म, इवन ये न्यूमेरिकल आपके में आया हुआ है, आप देख लेना, आपको ये एपीएमटी में आया हुआ मिल जाएगा। तो कहीं से भी मुश्किल नहीं होता ये वेव, पता नहीं आप क्यों परेशान थे, बहुत आसान है। इसी तरह यूनिट एंड डायमेंशन, वर्नियर कैलिपर पढ़ोगे तो मजे ही आ जाएंगे उसका सवाल, क्योंकि स्क्रू गेज आ चुका, तो अब वो तो नहीं आना, वर्नियर कैलिपर आना, तो बहुत अच्छा सा उसका लेक्चर रहेगा, आप आराम से देखना, आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, अब ये प्रॉब्लम देखो, ठीक है ना, एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था, ठीक है ना, जिसको मैंने ऑब्जेक्टिव बना करके समथिंग इस तरीके का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। क्वेश्चन देखो, कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। अब ये तो हो गया बेटा बी नॉट, ठीक है ना, ये हो गया अपना के, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है, ये हो गया ओमेगा। अच्छा, पूछा क्या गया, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सड़ा हुआ सवाल है, ऐसे सवाल भी नीट के अंदर आ जाते हैं। अब वेवलेंथ निकालनी है तो के वाला फॉर्मूला ब्रेक कर लो, 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा आ जाएगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 पाई एफ लगा करके। तो दोनों काम बेहद आसान है, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैंने इसको दोबारा से रखा नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो। तो के को 2 पाई बाय लैम्डा डाला, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल गई, और वो आप देख सकते हो 4 पाई इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ओमेगा को हमने 2 पाई एफ डाला, यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब हमें एक्सप्रेशन लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब वो कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखते वक्त ये फंक्शन तो पूरा का पूरा एज इट इज आएगा, बस यहाँ ई नॉट आएगा, तो हमें ई नॉट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी करके मैंने यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू निकाली। मान लो अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि ये बताओ ये वेव किस में प्रोपगेट कर रही है, तो कैसे करोगे कि किस में प्रोपगेट कर रही है, मतलब वैक्यूम में चल रही है या किसी पर्टिकुलर मीडियम में चल रही है, कैसे आइडिया लगाओगे, उसका क्या तरीका होगा। तो उसका तरीका ये ओमेगा हो गया, ये के हो गया। अब ओमेगा बाई के मैंने बताया था वी के बराबर होता है। अब आप इस वी की वैल्यू निकालो, अगर ये स्पीड, अब स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तो कोई स्पीड ही नहीं होती, वैक्यूम के अंदर तो मैक्सिमम होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, तो ओमेगा बाई के आप करोगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11, मैं यहाँ अलग से करके दिखा रहा हूँ। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इक्वल्स टू ओमेगा बाई के। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने डाली 1.5 इंटू 10 की पावर 11, के की वैल्यू मैंने डाली 0.5 इंटू 10 की पावर 3। 0.5 मतलब हाफ हो गया, ये 3 आ गया, और ऊपर 10 की पावर 8 आ गया। तो अब आप देख सकते हो ये जो स्पीड आ रही है 3 इंटू 10 की पावर 8 आ रही है, यानी वैक्यूम के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये ईएम वेव वैक्यूम के अंदर प्रोपगेट कर रही है। सपोज करो ये स्पीड आती 2 इंटू 10 की पावर 8, सपोज करो, ठीक है ना, ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है। 2 इंटू 10 की पावर 8 क्या वैक्यूम में प्रोपगेट करती, नहीं करती। अब एग्जामिनर क्या कहता, म्यू बता दो, क्या करते, वी के फॉर्मूले को ब्रेक करते, सी बाय म्यू, सी हम जानते ही हैं, ठीक है ना, 10 की पावर 8 कट जाता, 3/2 हमारे पास म्यू का वैल्यू आ जाता। तो अच्छी तरीके से वापस से मेरी बात सुन लो, ओमेगा बाई के करने से हमें वी मिल जाएगा, वी को सी बाय म्यू डाल करके हम म्यू की वैल्यू आराम से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो ये प्रोसेस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, जब आपको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में से किसी एक की इक्वेशन आपको दे रखी हो। अब चलते हैं अगले पर। अगला ये वाला सवाल है, अब इस प्रॉब्लम को देखो आप, ये मैं बोल रहा था आपको शुरू में जब मैं पढ़ा रहा था ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, ये प्रॉब्लम है। अ लाइट बीम ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, इक्वेशन है 300 वोल्ट पर मीटर टाइम्स साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। ओके, एन इलेक्ट्रॉन
अब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है, इस कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस, यानी इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है कि भाई उसने वाई एक्सिस की तरफ ही जाना है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज तो हमें पता चल गया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिया उसका, और ये मूव कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस की तरफ है, और वो वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। हमें पता करनी है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक तो लगेगी, उसका तो मोशन से कोई मतलब ही नहीं है, मैग्नेटिक वाले का मोशन से जरूर मतलब है। अब वो मैं आगे आपको बताऊंगा, पहले इलेक्ट्रिक में सिखा दूं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू हो गया बेटा हमारे पास Q टाइम्स E नॉट। Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, और E नॉट की वैल्यू आप जानते ही हो, वो आपको इक्वेशन में दे ही रखा है 300। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई, और 480 इंटू 10⁻⁻⁹ यूनिट हो गया इसका न्यूटन। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टेंसेस। अब वो कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि V और B कौन सी एक्सिस की तरफ है। अब जैसे वेलोसिटी तो हो गई y एक्सिस पर, मैग्नेटिक फील्ड हो गई z एक्सिस पर, ZE पर हो गई ना, हाँ, क्योंकि वेव जा रही है x एक्सिस पर, इसका मतलब V और B के बीच का एंगल 90 हो गया। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स निकालते वक्त आपको हमेशा एंगल बिटवीन V एंड B चेक करना है। तो यहां पर वो एंगल मिल गया हमें 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी y एक्सिस पर है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी z एक्सिस पर है। अगर ये एंगल 0 होता तो भाई मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स फ्री के 4 नंबर देके जाता, क्योंकि आंसर 0 हो जाता, ठीक है ना। तो यहां पर एंगल 90 डिग्री हो गया। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स हो गई QV और B नॉट, पर B नॉट तो हमें पता नहीं, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। B नॉट हम आराम से निकाल लेंगे बाई यूजिंग E नॉट बाई B नॉट इक्वल्स टू C। यहाँ से B नॉट की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई E नॉट बाई C, और इसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आ गई QV E नॉट डिवाइडेड बाई C। अब बस डाटा सेट करो। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 300, और नीचे C की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8। ये हमारा न्यूटन के अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स है। आप आगे सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब इतने तक तो आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी समझ आ गया, आपको यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स समझ आ गया, बेसिक फॉर्मूले सारे याद हो गए, ठीक है ना। E नॉट बाई B नॉट, म्यू निकालना, ये सारी चीजें आ गई। अब चलते हैं अगले पर, और अगला कंसेप्ट आता है हमारा, जो सब सारे के सारे ज्यादातर बच्चे डरते रहते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं यार इस कंसेप्ट के अंदर, जबकि ये बहुत ही ज्यादा आसान कंसेप्ट है, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है ना। तो कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट, और फिर एम्पियर लॉ का मॉडिफिकेशन, फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वो मैक्सवेल की 4 इक्वेशन। चलो पहले इसे खत्म करें। तो कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट, अब जैसा आप देख रहे हो कैपेसिटर की प्लेट्स है, ठीक है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसने मैक्सवेल ने क्या किया, इसने जैसे ही स्विच को क्लोज किया तो ये बना एक CR सर्किट। तो चार्ज धीरे 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 यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट किया। वो इक्वेशन आप जानते हो, Q0 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई टाउ। तो इस वायर के अंदर जो चार्ज ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ वायर से जो चार्ज होकर के जा रहा है, तो चार्ज के फ्लो करने से वायर में जो करंट डेवलप हुआ उस करंट को बोलेंगे कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट हमेशा वायर में डेवलप होगा। तो जब ये मैग्नेटिक निडल इस वायर के आसपास रखी गई तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है, वो करेगी, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर हो गई, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम एम्पियर लॉ इंटीग्रल B.dl बराबर म्यू नॉट I से निकाल सकते हैं। बट हुआ ये कि जब ये मैग्नेटिक नीडल कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखी गई, ये यहाँ भी डिफ्लेक्ट कर गई, मतलब यहाँ हवा में भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से डेवलप हुई, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप किया यहाँ आने वाले एक हाइपोथेटिकल करंट ने। इस करंट को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट हवा में होता है। कंडक्शन करंट कहाँ पर होता है, वो वायर के अंदर होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट के बारे में एक बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस अंतर ये होता है कि वो वायर के अंदर, ये हवा के अंदर, मैग्नीट्यूड दोनों का एज इट इज सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है कि आपको डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालना चाहिए। यार आपको चार्ज की इक्वेशन पता है, dQ/dt करने से जो करंट आएगा वही करंट कंडक्शन होगा और वही डिस्प्लेसमेंट होगा, बस अंतर ये होगी कि जहां कंडक्शन होगा वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट होगा वहां कंडक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में सेट कर लो, dQ/dt करने से जो करंट आएगा वो करंट कंडक्शन भी होगा और वही करंट हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट करंट, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है कौन सा करंट, कंडक्शन करंट। यहाँ कंडक्शन है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है पर कंडक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो एम्पियर लॉ यहाँ पर मॉडिफाई होता है, और वो मॉडिफिकेशन ये होता है कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स क्या था, आई था ना, अब आई को हमने ब्रेक किया आई सी प्लस आई डी में। आपको कोई सॉरी तो डबल, अरे डबल नहीं होगा यार, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस जगह कंडक्शन होगा वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ कंडक्शन नहीं होगा, तो रहेगा तो म्यू नॉट आई। बस ये है कि वहाँ कौन सा आई है वो हमें देख करके लगाना है। जैसे यहाँ एम्पियर लॉ लगाएंगे तो आई सी आ जाएगा पर आई डी जीरो हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर आई डी आ जाएगा, आई सी जीरो हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितना टिल्टिंग यहाँ पर होगी उतनी ही डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया मॉडिफाइड एम्पियर लॉ हमारे पास। अच्छा, अब इसका प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंडक्शन करंट तो हो गया वायर में फ्लो करने वाला करंट, उसका वैल्यू हो गया डी क्यू बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट करंट देखो जरा, डी क्यू बाई डी टी है। तो कई बच्चे पता नहीं क्या पागल हो जाते हैं और वो अजीब अजीब फॉर्मूले, जैसे अजीब फॉर्मूला ये रहा, ये याद करके बैठते हैं, फिर उनको खुद ही नहीं समझ आता आगे क्या करना है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट भी डी क्यू बाई डी टी होता है। अब इस क्यू की वैल्यू यहाँ से लिखी, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये डिराइव किया। तो ये जो चार्ज की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट फाई ई आ गया, फाई ई हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से हमें पता चला कि आई डी डी क्यू बाई डी टी होता है, और इसको मॉडिफाई करने पर मिलता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। तो अब लैंग्वेज में ये बोला जाएगा जब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा, ठीक है ना, तब तब डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। अब करेगा कहाँ, हवा में ही तो करेगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चेंज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए चेंज करेगी क्योंकि चार्ज जो होगा कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर वो बढ़ रहा होगा। तो मुद्दा चार्ज है कि चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, और उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है। बट इसे निकालने का सिंपल और आसान तरीका डी क्यू बाई डी टी है। ये फॉर्मूला आप तब यूज करो जब एग्जामिनर आपको चार्ज की जगह फ्लक्स देता है कि भाई कैपेसिटर की प्लेट के बीच में फ्लक्स ये रहा 3t + 2t स्क्वायर। चलो डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ, कंडक्शन करंट बताओ। अब क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी से डिस्प्लेसमेंट करंट आया, जो आया वही कंडक्शन के बराबर हुआ। ऐसे करके हम सवाल खत्म करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इतना पॉइंट समझ आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है ना। अगर कंडक्शन जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। ये पॉइंट अच्छी तरह ध्यान से समझना, जितना कंडक्शन होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका डेरिवेशन भी है, ठीक है ना। बट डेरिवेशन जनरली मैंने वीडियो लेक्चर्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताए हुए हैं ये सारी चीज़ें, बट यहाँ आपको उतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ढूंढते ढूंढते डिटेल थक जाओगे। आप इस रिजल्ट्स को डायरेक्ट रिमेंबर रखना, याद रखना, ताकि एग्जाम में टिक मार के आप आगे निकल सको। अब जैसा आप देख रहे हो सर्कुलर प्लेट है, ठीक है ना। इस सर्कुलर प्लेट के बीच में हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। आपको प्लेट के बीच में हवा में मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हमने घास खोदने के लिए थोड़ा ना रखा था, डिस्प्लेसमेंट करंट का काम ही यही है कि हम उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकें। तो अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड 3 जगह पर आती है, बिटवीन द प्लेट, एट द सरफेस, बिल्कुल बोल सकते हो आप, और आउटसाइड द सरफेस। तो इनसाइड, ऑन द सरफेस और आउटसाइड। निकालने का तरीका बिल्कुल एज इट इज वही एम्पियर लॉ वाला तरीका है। अब देखो बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का तरीका आपको याद हो ना, जैसे एम्पियर लॉ में हम लोग फील्ड निकालते थे, या हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जब फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय डिस्टेंस, ठीक है ना। तो बिल्कुल वायर वाला फॉर्मूला ही एज इट इज यहाँ पर काम पे आ रहा है। आई क्या हो गया, आई एनक्लोज्ड हो गया। डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस हो गया सेंटर से जहाँ पर हमें फील्ड निकालनी है। अब जैसे हमें यहाँ फील्ड निकालनी है तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कितना करंट इसने लूप ने, रेड वाले लूप ने अपने अंदर एनक्लोज किया। ये कैसे निकालेंगे, इतने एरिया में पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है ना। तो यूनिट एरिया में जो करंट निकला डिस्प्लेसमेंट का वो आ गया आई डी बाई पाई आर स्क्वायर। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया का करंट, तो हमने पाई स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया एनक्लोज्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। फॉर्मूले के अंदर पुट किया, और इन साइड की मैग्नेटिक फील्ड आ गई म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय आर स्क्वायर, और इनटू में स्मॉल आर। यानी कैपेसिटर की प्लेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। आपसे कोई इतनी डिटेल में नहीं पूछेगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। इसलिए आप इन रिजल्ट्स को याद करके जाओ, काम चल जाएगा। तो वायर बोल रहा हूँ, कैपेसिटर की प्लेट के अंदर जो फील्ड होती है उस फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई
2i डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। बिल्कुल वैसा है जैसे हम सॉलिड पाइप के अंदर फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज बी एस आर बाई आर। आपको अगर याद हो तो, आपने मैग्नेटिज्म का लेक्चर देखा हो तो बिल्कुल वैसा ही है। तो इनसाइड की फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्मॉल आर। अब ऑन द सरफेस, तो ये हो गया सरफेस, सरफेस का फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाई आर, तो ये हो गया बी एस, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लो जैसे पहले याद किया था कि कैपेसिटर की प्लेट के अंदर फील्ड बी एस आर बाई आर। अब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर या इनवर्सली, वो ध्यान रखो, इन साइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर और आउटसाइड में इनवर्सली चलेगा, वो अभी दिखाता हूं मैं आपको। अब हम आगे आउटसाइड, तो आउटसाइड में जो फील्ड आ रही है वो आ रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ग्राफ जो बनेगा इनसाइड में तो स्ट्रेट लाइन, आउटसाइड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एग्जामिनर ज्यादातर इस समय ग्राफ से खेल लेता है, कारण ग्राफ से पूछ करके उसने सब पूछ डाला, अंदर भी पूछ डाला, बाहर भी पूछ डाला, सब जगह, और चेक भी हो गया स्टूडेंट को पता भी है या नहीं पता है। तो कैपेसिटर की प्लेट के अंदर फील्ड बिल्कुल सॉलिड पाइप वाली फील्ड वाला, सॉलिड पाइप के अंदर फील्ड वाला बिल्कुल एज इट इज रिजल्ट है, एज इट इज वो ग्राफ है। बस इतना ध्यान रखना कि जो करंट है उस करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, निकालने का तरीका dq बाई dt होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है। अब इसी तरीके से आता है हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कई लोगों ने टेलीग्राम पे डाउट सेशन में भी डाला हुआ था, बट मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि पढ़ाया नहीं था। अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद ज़रूरत नहीं रहेगी, आपके डाउट खत्म। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके की होती है। एक बार आईआईटी में पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, अब आधी जनता वैसी कंफ्यूज हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंड्यूस्ड। दोनों की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर है, पहले वो अंतर देखो ताकि आपके दिमाग में सेट हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड स्टैटिक चार्जेस द्वारा प्रोड्यूस होती है, रुके हुए चार्जेस। ये फील्ड पॉजिटिव से बाहर निकलती है, निगेटिव में अंदर जाती है, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती और हमेशा कंजर्वेटिव होती है। राउंड ट्रिप में वर्क डन इसमें हमेशा जीरो होता है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की प्रॉपर्टी हो गई। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज द्वारा प्रोड्यूस नहीं होती, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेवलप होती है। तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड टाइम की वजह से चेंज करे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जहां जहां अभी पीछे पिछले वाले सेक्शन जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करे टाइम की वजह से वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी आप कैपेसिटर के प्लेट के बीच में बढ़ गया है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अब आप पढ़ने जा रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो बड़ा मजेदार खेल है, कोई भी दोनों में से चेंज करता है तो वो एक दूसरे को प्रोड्यूस कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो प्रॉपर्टी ध्यान दे करके सुनो। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेवलप होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, ना आदि ना अंत, ये हमेशा सर्कुलर लूप में रहती है, और इसका काम चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना। अगर बढ़ रही होगी तो ऐसे सर्कुलेट होगी कि उसको अपोज करे, यानी उसको घटाने की कोशिश करे, और अगर कम हो रही होगी तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है। तो ध्यान रखना, कभी भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, हमेशा क्लोज लूप में रहेगी, ठीक है ना। तो आईटी वाले ने क्या दिया, तीन तरीके की फील्ड दिखा दी, ठीक है ना, कि एक तो पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव में रेडियली इनवर्ड, एक सर्कल दिखा दिया यूं करके, ठीक है ना, और एक रैंडमली कोई फील्ड लाइन दिखा दी, मोर देन वन चॉइस था यूं करके, ठीक। तो बोलता है कौन इसमें से कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब ज़्यादातर बच्चे क्या टिक करके आए, ए बी और डी, ठीक है ना, सी छोड़ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि यार वो सर्कुलर वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अरे भाई उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, उसने थोड़ा ना बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दो तरीके की होती है, इंड्यूस वाली और इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब क्लियर ना बोला जाए तो वी हैव टू कंसिडर बोथ काइंड ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज इंड्यूस्ड, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये नॉन कंजर्वेटिव होती है नेचर में। नॉन कंजर्वेटिव मतलब इसका वर्क डन राउंड ट्रिप में जीरो नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट्स इसके ध्यान रखने, थ्योरी में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। तो कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या जनरेट करता है। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, जिस वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यहाँ मतलब कहाँ, ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन है। जैसे पेन को आप सोलेनॉइड ले लो, इसके ऊपर वायर लपेट लो, क्रॉस सेक्शन देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा। अब सोलेनॉइड में क्या होगा, करंट चेंज करेगा, करंट चेंज, एलआर सर्किट हो गया ना, तो करंट चेंज करेगा तो फील्ड चेंज करेगी, फील्ड चेंज करेगी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। अगर ये फील्ड बढ़ रही होगी तो ये ऐसे सर्कुलेट होगी कि ये अपनी एक फील्ड जनरेट करे जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो।
तो ये अगर अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ फील्ड देगा, और अगर ये फील्ड बाहर की तरफ होती तो ये अंदर की तरफ फील्ड देता। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने का तरीका होता है। आउटसाइड भी रहती है, ऑन द सरफेस भी रहती है, इनसाइड भी रहती है, हर जगह रहती है सोलेनॉइड में। तो कोई अगर ये पूछे कि सोलेनॉइड के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। सरफेस पर होगी, होगी। आउटसाइड में होगी, बिल्कुल होगी। और ये भी वही सर्कुलर लूप में रहेगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है सोलेनॉइड की, बढ़ रही है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके यूं करके सर्कुलेट होगी, और इसका काम होगा ऐसी मैग्नेटिक फील्ड देना जो इस बढ़ती हुई फील्ड को अपोज करे। और अगर ये फील्ड इधर की तरफ और कम हो रही हो तो ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगी, और इस तरीके से इसके चारों तरफ सर्कुलेट होगी, अंदर भी होगी, सरफेस पर भी होगी, बाहर भी होगी। अब उसका फॉर्मूला, तो इसे निकालने का तरीका हमारा वही फेराडे लॉ होता है, E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई में से मैंने ए बाहर निकाल लिया, ठीक है, माइनस का साइन अपोजिंग नेचर दिखाता है, उसका हमने काम ले ही लिया। डीबी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं। ए वो एरिया होता है जितने रीजन में फील्ड लाइंस कन्फाइंड होती हैं। तो अब ये मैंने डेराइव किया हुआ है, आप इसको डायरेक्ट याद रखो क्योंकि डेरिवेशन नहीं करना आपको। तो आउटसाइड में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और उसका फॉर्मूला आर स्क्वायर बाई टू डी बी बाई डी टी इंटू वन बाई एक्स। सीधे फॉर्मूला पूछा जाता है और ग्राफ पूछा जाता है, कुछ नहीं और पूछा जाता। अगर IIT एडवांस होता तो मैं यहाँ पर टॉर्क लगा करके इसको नचा करके दिखाता कि क्या एंगुलर एक्सेलरेशन से वो घूमेगी, क्या इसके ऊपर टॉर्क लगेगी। मेडिकल में नहीं पूछते, ठीक है ना। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर हम टॉर्क लगाएंगे, ऐसा करेंगे, चार्ज रख करके, नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो फालतू काम हो जाएगा, इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। तो आप इसके फॉर्मूले ध्यान रखो। तो आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऑन द सरफेस में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, फॉर्मूला आर बाई टू डी वी बाई डी टी। अब आ जाओ इनसाइड में, इनसाइड की इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड जैसा ही नेचर है, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपना एक्स, और ऑन द सरफेस में मैक्सिमम। तो ग्राफ बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे कैपेसिटर के अंदर। तो ध्यान रखने में बहुत आसान है, ठीक है ना। आसान ऐसे है कि आप ऐसे याद रख लो कि कैपेसिटर की प्लेट के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है, बिल्कुल वैसा ही सोलेनॉइड के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है। आप कभी दिक्कत में नहीं आओगे। तो मैक्सिमम कहाँ पर होगी? सरफेस पर, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो ये हो गए हमारे दो थ्योरेटिकल कंसेप्ट जिनसे ग्राफ 100% तय होता है कि इससे अगर सवाल आया तो ग्राफ का आएगा और स्टूडेंट टिक करके चलाएगा। एज इट इज डायग्राम आएगा। बच्चों ने भी एज इट इज मेरे से डाउट सेशन में पूछा था, इसलिए अब उनके डाउट सारे खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि उनका ये ग्राफ में डाउट था कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये रहा ग्राफ, और इसके साथ साथ अब कैपेसिटर का भी मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम वापस से नए कंसेप्ट पर। ये आती है मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस, ठीक है ना। ये 4 इक्वेशन नई नहीं है, वही पुरानी है। अब जैसे पहली इक्वेशन देखोगे तो ये तो हमारा अपना गॉस थ्योरम हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का गॉस थ्योरम कि इंटीग्रल ई डॉट डी ए मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एनक्लोज बाय क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की कुछ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इसको देख लो। इंटीग्रल बी डॉट डी ए, अब इंटीग्रल बी डॉट डी ए मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होता है। क्यों 0 होता है किसी क्लोज सरफेस में? क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अब जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज तो एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, ठीक है ना। हाँ, अगर आप डायपोल ले लो तो पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, चार्ज एनक्लोज 0 हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप जब भी इंटीग्रल बी डॉट डी निकालोगे हमेशा 0 मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल कभी आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करते, एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से इंटीग्रल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0 इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये थ्योरी में पॉइंट पूछा जाता है। इंटीग्रल ई डॉट डी एस, अब इसको आप इंटीग्रल ई डॉट डी एल भी बोल सकते हो, तो मैंने मॉडिफाई करके यहाँ पर लिखा है। तो इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ई हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एल माइनस डी फाई बाई डी टी, ये हो गया अपना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका, जो कि लॉ ये बताता है जब जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज करेगा तब तब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। तो ये फेराडे लॉ भी आप बोल सकते हो इसको, फेराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कहलाता है ये। तो ये भी मैक्सवेल इक्वेशन के अंडर में आता है। चौथा जो अभी आपने एम्पियर लॉ सीखा था, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये मैंने इधर मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज्ड में दो चीज़ आ गई, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट, आगे आप जानते हो। तो ये हमारी 4 मैक्सवेल की इक्वेशंस होती हैं, ठीक है ना। इनमें से वैसे तो कभी आया नहीं है सवाल, बट पूछ लिया जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा प्रॉब्लम आता है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट है। इसमें से 2nd पॉइंट में से थ्योरी के अलावा और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम की तरफ। तो ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है।
ये कितना भी कर लो, याद ही करना है यार, ये आपको और कोई इसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है। तो आप इसको अपना पूरा अच्छी तरीके से नोट डाउन करके याद ज़रूर कर लेना। किसी भी बुक में ईजिली अवेलेबल है, ऐसा नहीं यहाँ पर है, बट यहाँ आपको एक जगह पर मिल जाएगा नोट्स में, ठीक है ना, आपको अदरवाइज वैसे ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम हो गया। इसकी रेंज, आप वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज ये याद रखनी है। ओके, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पर। तो देखो पहला न्यूमेरिकल ही नीट 2019 का है। ये हमारा कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट का, मतलब आप प्रॉब्लम की लेंथ देखो, बिना हाथ लगाए प्रॉब्लम को भी कर सकते हो अगर बस थोड़ा सा इतना सा दिमाग है तो। अब सुनो, ये कह रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 μF इज बीइंग चार्ज बाय अ वोल्टेज सोर्स। तो हम उसे एक वोल्टेज सोर्स से चार्ज कर रहे हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंजिंग एट द रेट 3 वोल्ट पर सेकंड। तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहा है, यानी dV/dt आपको दे रखा है 3 वोल्ट पर सेकंड। द कंडक्शन करंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर एंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर वुड बी। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, जितना कंडक्शन होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। अब इसको बिना सॉल्व किए करने का तरीका ये है, देखो बेटा कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है कि कंडक्शन हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो, या दोनों के दोनों ऑप्शन जीरो हो जाएं, ये भी हमारे लिए हाँ ये हो सकता है पॉसिबल, बट इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज चेंज कर रहा है। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ कंडक्शन भी होगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, यानी आंसर यही आना चाहिए। तो बिना हाथ लगाए भी आप नीट लेवल का प्रॉब्लम कर सकते हो, बहुत हाई लेवल की स्टडीज की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। देखो एक ही फॉर्मूला है, Q बराबर CV, और करंट निकालने का एक ही तरीका है, डिफरेंशिएट मारो, dQ/dt इज इक्वल्स टू C dV/dt। इससे क्या आएगा, जो कंडक्शन आएगा वही डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू लिख लेते हैं, C हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है और उस C का वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड इंटू dV/dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज हो गया, इसका वैल्यू भी गिवन है 3 वोल्ट पर सेकंड। तो आंसर देख लो, इससे सस्ता सुंदर टिकाऊ सवाल तो दुनिया में दूसरा नहीं होगा, 60 माइक्रो एम्पियर आ गया। अब ये 60 माइक्रो एम्पियर कंडक्शन करंट का भी वैल्यू हो गया जो कि वायर के अंदर होगा, और प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट का भी वैल्यू हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो एक ही ऑप्शन, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, बिना सॉल्व किए भी आप इसको कर सकते हो। अब ऐसा एक और सवाल देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है ये भी ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है। अब इसको आप देखो, ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब देखो 2000 क्योंकि 19 में आ चुका, तो उस सिमेट्री के ऊपर बैठता हुआ सवाल 2020 में दे दे, ये चांसेस कम है। इसलिए जो आप ये देख रहे हो ना dQ/dt करके करंट निकालने का तरीका, ये मतलब इस साल आने के चांसेस बहुत कम है। तो आप फोकस करके चलो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के ऊपर, आप फोकस करके चलो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पर, और हमारा एवरेज एनर्जी डेंसिटी या इंटेंसिटी का प्रॉब्लम के ऊपर वो आ सकते हैं। अब इसको देखो, ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस। अब प्लेट का रेडियस देने का भाई क्या मतलब है, रेडियस दे रहा है तो आप एरिया निकाल सकते हो बाय यूजिंग πr² एंड सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर। तो इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है 5 मिलीमीटर। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स, द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू इतना। तो ये हमें dQ/dt का वैल्यू दे रखा है, चार्जिंग करंट का वैल्यू दे रखा है। पूछना क्या जा रहा है, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिल्कुल उल्टा सवाल है, dQ/dt दे के dV/dt पूछना चाह रहा है। फॉर्मूला चला दिया, dQ/dt चार्जिंग करंट हो गया, उसका वैल्यू 0.15 एम्पियर। C की जगह क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो फॉर्मूला डालोगे आप ε0 A/d इंटू dV/dt। यहां से बच्चों dV/dt का वैल्यू आ गया, और ये dV/dt, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से देखना कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो 0.15 इंटू प्लेट के बीच का सेपरेशन ε0 इंटू एरिया πr²। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, ठीक है ना। वैसे डालने को तो हम ε0 भी डाल सकते हैं, पाई का वैल्यू भी डाल सकते हैं, बट कैलकुलेशन बिगाड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्मार्ट वर्क है, 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहोगे क्यों किया, देखते जाओ। तो dV/dt हो गया 4 इंटू 0.15, दिस बिकम 0.6 इंटू d। अब नीचे है हमारे पास 4πε0, और 1/4πε0 को हम अच्छी तरह जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 से रिप्लेस कर लेते हैं। तो इसकी जगह आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9, बच गई ना। देखो पूरी कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपका बचाने का तरीका हुआ, डिवाइडेड बाय r²। अब तो कुछ नहीं करना आपको, d और r का वैल्यू डालना है, दोनों आपको अवेलेबल है। d हो गया 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -3, रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10 की पावर -2, तो स्क्वायर करके अब आप आंसर निकालोगे। तो dV/dt यानी वोल्ट पर सेकंड में आपका आंसर
इसमें सी मिल जाएगा, ये आप सॉल्व करके देख लेना। 1.873 इंटू 10 की पावर 9। तो ये था आपका पूरा EM वेव का सेक्शन विद न्यूमेरिकल, ठीक है ना। आप अच्छे से तैयार कर लो, एक सवाल तो तय है इससे आना। और अब नेक्स्ट जो आएगा वो स्ट्रैटेजी आप देखना कि अब आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। आप पे जो जो क्वेश्चंस है उनके मैं आंसर कर दूंगा। तीसरी चीज़ फिर वर्नियर कैलिपर हम लोग देखेंगे, और आगे के ऊपर फिर अब कैसे काम करना है वो नेक्स्ट आप इंतजार करो, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको स्ट्रैटेजी पूरी बताऊंगा। थैंक यू सो मच।